नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 31 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो टॉपिक है वो आज यूपी का टर्म होता है और यूपी के अंतर्गत आज जो हमको डिस्कस करना है, इतिहास हम कर रहे थे तो यूपी का इतिहास कोई इतना छोटा इतिहास नहीं है कि इतनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाए। उसी इतिहास को हम आगे बढ़ाते हैं। शायद 2 हफ्ते पहले हमने इतिहास को किया था, तो आज उसी इतिहास का दूसरा एपिसोड हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न उसका लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 प्रश्न आज के इस टॉपिक पर रहेंगे, 21 और 9 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे रहेंगे, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रोज की तरह हम आज भी डिस्कस करेंगे। रोज रोज ये मैं क्यों बताता हूँ, जो लोग नए हैं वो जान जाए, है ना। और अगर वो इस क्लास को रोज देखते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी तैयारी ऐसी होगी जैसी कि वो चाहते हैं। कैसी पास करना चाहते हैं एग्जाम, तो वैसी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और हम लेते हैं पहला प्रश्न। कई लोग मुझे कई बार मैसेज कर चुके हैं कि सर टाइम बहुत हो लग जाता है, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट। मैंने कई बार ये बोला भी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम में निपटाऊं। बाद में मत कहिएगा कि वैसा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, वैसा एक्सप्लेन आपने नहीं किया जैसा पहले करते थे। चलिए आज ट्राई करते हैं। पहला प्रश्न है कि शासक ने कन्नौज एवं प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। इसको चाहे आप हिस्ट्री मान लीजिए, चाहे यूपी की हिस्ट्री मान लीजिए, ठीक है ना। और ये था हर्षवर्धन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दूं तो ज्यादा से ज्यादा इस पूरे डेली 30 को डिस्कस करने में मुझे 12 से 14 मिनट लगेंगे। टाइम क्यों लगता है? टाइम इसलिए लगता है कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। आप लोग बताइएगा कि क्या सही है। कन्नौज पर जब आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था तो 200 वर्षों तक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में ये त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा और अंततः गुर्जर प्रतिहार की जीत होती है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इसमें नागभट्ट द्वितीय ने 795 ईस्वी में कन्नौज से चक्रायुद्ध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इन दोनों फैक्ट्स पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 बातें उसके मृत्यु की बात के बाद मैंने बताई है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है कि दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता या सूबा थी। इक्ता को ही सूबा कहते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश ने फिरोजाबाद का निर्माण करवाया था, यानी कि जो फिरोजाबाद है वो इल्तुतमिश ने बसाया था, उसने निर्माण कराया था इसका। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ताओं में से एक था। और दूसरा जहां तक स्टेटमेंट है तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था फिरोजाबाद का क्या, जौनपुर और फिरोजाबाद 2 शहर थे, इनका निर्माण, इनको बसाने का कार्य किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। क्या ये बात सही है? सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा अकबर के शासनकाल में बनाया था। नूरजहां ने अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मकबरा बना था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अकबर के शासन काल में नहीं बना था, ये जहांगीर के शासन काल में बना था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने जो ये थे, अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, इससे कोई रिलेशन नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की समाधि अवस्थित है। शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहां पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती जो थे, ये क्या थे? ये क्या थे? 16वीं सदी के आरंभ में एक सुंदर और भव्य संरचना का निर्माण कराया गया था सेम शेख सलीम चिश्ती की मकबरे की रूप में। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के रूप में बनाया गया था। ये क्या थे, ये आप बताइएगा। और मुगल सम्राट अकबर ने बेटा होने की भविष्यवाणी करने वाले सूफी संत सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि के रूप में ये अर्पित किया था मकबरा, ठीक है ना। यानी कि उसने कहा था कि तुम्हें बेटा होगा, ये भविष्यवाणी की थी। पता नहीं क्या समाज में बेटा बेटी का अभी भी चल रहा है। खैर अकबर का जो काल था उस समय तो ये चलता ही था, लेकिन अब नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, अब नहीं चलना चाहिए।
अब भी चलता है। बहुत लंबे समय तक बेटे के लिए प्रार्थना करता रहा, बाद में अकबर ने उम्मीद छोड़ दी। हर चीज की एक सीमा होती है, समय सीमा। बाद में खैर इन्होंने भविष्यवाणी की थी और हुआ उसको बेटा। कैसे हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ। संत का आशीर्वाद माना कि सच हो गया, तो उसने इसका ये गिफ्ट दिया था। बताइएगा शेख सलीम चिश्ती कौन थे। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। क्या बनवाया था? अकबर ने। बिल्कुल सही है, बुलंद दरवाजे का निर्माण इसी ने कराया था। आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है, वहीं पर बुलंद दरवाजा स्थित है। पंचमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित एक महल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पंचमहल जो है ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। तो ये सारे जो स्थान है यूपी से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, ताजमहल का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल का निर्माण नूरजहां ने थोड़ी ना, शाहजहां ने करवाया था। दुनिया के 7 अजूबों में से, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उनमें से एक है। और इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। इतनी मोहब्बत। ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया। और अकबर का मकबरा लाहौर में स्थित है ये कह रहे हैं। सिकंदरा का नाम आपने सुना है? आगरा गए हैं अभी कभी आप? आगरा जाने का मतलब केवल पागल खाने का जाना नहीं होता था, ऐसा नहीं है। अब तो वहाँ पे पागल खाना है कि नहीं है? अब शायद नहीं है, बरेली वरेली कहीं शिफ्ट हो गया है। तो सारे लोग आगरा ऐसा मत सोचिएगा इसीलिए जाते हैं। तो ये सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा आगरा के पास ही पड़ता है। ठीक है। और ये जो मकबरा है ये ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण माना जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है, इसमें कुछ इमारत है और उसके स्थान दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा युग्म असुमेलित है, सही नहीं दिया है। जहांगीर महल फतेहपुर सीकरी, पहला ही इसमें गलत दिया हुआ है। जहांगीर महल जो है ये आगरा के किले में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, आगरा के किले में ही स्थित है। आगरा का किला आगरा में है। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में है। और झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। ये तीनों सही है, याद कर लीजिए इसको। इस प्रश्न का करने का उद्देश्य क्या है कि 4 फैक्ट आपके तैयार हो जाए। जहांगीर महल कहाँ है? ये आगरा के किले में स्थित है। बाकी जो 3 दिया है ये भी आप याद कर लें। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है, जाना जाता है। सबने नहीं कहा है, लेकिन किसी ने तो कहा है। अगर कहा है, एक ने भी कहा है इतिहासकार ने, तो जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सैनिक विद्रोह मेरठ की घुड़सवार सेना ने किया था। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में सैनिक विद्रोह मेरठ की घुड़सवार सेना ने किया था या नहीं किया था? 10 मई 1857 को एक खुला विद्रोह हुआ था और कैद खाने में भरे अपने कामरेडों को इस विद्रोह में इन्होंने मुक्त कर दिया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1857 की क्रांति जब हुई तो 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा हुआ, ये सही है। और 12 मई 1857 को दिल्ली में सैनिक शासन लागू हो गया था। 12 मई 1857 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया था, इसलिए ये तिथि जानी जाती है, न कि सैनिक शासन लागू करने के लिए। वो जाके वहां पर कोई कब्जा नहीं कर लिए थे कि सब सैनिक शासन हो गया, अब भाग जाओ सम्राट। उनको सम्राट घोषित किया था, है ना, कहा कि अब आप ही सम्राट हैं, सब पूरा भारत आपका, है ना। इस तरीके से इनको मतलब लाना चाहते थे एक्सट्रीम, मेन एक्सट्रीम में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित था? कौन सा ऐसा क्षेत्र था? इसमें देखिए सोनभद्र, अवध, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, बनारस ये दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवध और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था वो काफी प्रभावित क्षेत्र था। और यहाँ पर विद्रोह में यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, तो इन जिलों को स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोहों में जो पार्टिसिपेशन हुआ था, वहाँ पे सैनिक व जमींदारों में वहाँ पर क्या हुआ था, जमींदारों ने वहाँ पर अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अफेक्टेड एरिया पूछा जा रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो ये विद्रोह हुआ था, इसमें बेगम हजरत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम,
ठीक है, उनकी पत्नी, उन्होंने इसका लखनऊ के नेतृत्व का विद्रोह किया, मतलब लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए मैं गलत बोल रहा था, लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल, जीनत महल, गौहर जहां और ये सब मत उसमें टिक कीजिएगा, है ना। बेगम हजरत महल पार्क भी है यहाँ पर, पुराना वाला हाईकोर्ट देखा है ना, वहीं पे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, केंद्र और नेतृत्वकर्ता, इसमें सुमेलित करना है, मतलब असुमेलित बताना है आपको। तीन इसमें सुमेलित है, एक असुमेलित है। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, नेतृत्व बिल्कुल सही है। फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने किया था, ये भी सही है। बरेली में यहाँ पर दिया हुआ है धनपत राय, बरेली में धनपत राय ने नहीं किया था, है ना। बरेली में कौन किया था नेतृत्व? यहाँ पर एक हुए हैं खान बहादुर खान रोहेला, है ना। तो हाफिज रहमत खान के ये पोते थे और उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का जो विरोध था वो बरेली में किया था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई जो थी, तो ये इन्होंने झांसी में किया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अभी भी कोई झांसी की रानी की तरह हिम्मत रखता है? मैं तो एक दो लोगों को जानता हूं जो उससे ज्यादा हिम्मत रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और झांसी की रानी का जन्म जहां हुआ था वहीं पे जन्म भी अगर किसी का हुआ हो और वो ऐसी हिम्मत रखती हो, तब तो ये इत्तेफाक ही होगा, यानी कि जो बनारस में पैदा होने वाले हैं वो ऐसी हिम्मत रखते हैं। अगला जो प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मनु का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को तो हुआ था, लेकिन वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। सन 1842 में उनका विवाह वाराणसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। अरे वाराणसी के राजा के साथ क्यों हुआ, झांसी के राजा के साथ हुआ था, तभी तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ इनका विवाह हुआ था, 1842 में हुआ था, लेकिन ये झांसी के राजा थे। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। लक्ष्मीबाई से बिल्कुल इनका चेहरा मिलता था, बिल्कुल हमशक्ल थी। अगर ये बात आपसे कहा जाए तो ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक वो थी, है ना। मतलब ऐसा कुछ उसने बोला था। वो स्टेटमेंट क्या आपको याद है? जो सेम स्टेटमेंट, जो मतलब जो स्टेटमेंट किया था वही सेम स्टेटमेंट आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की थी कि लक्ष्मीबाई जो है वो अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए तो उल्लेखनीय थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और इस तरीके से सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, कानपुर और लखनऊ जिलों में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेक्टर मुनरो ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। लखनऊ और कानपुर के जिलों में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेक्टर मुनरो नहीं था, अधिकारी था कैम्पबेल, जनरल हैवलॉक और विंडहम। इसमें ये तीन थे। एक तो कैम्पबेल था इसमें, कैंपबेल, दूसरा था हैवलॉक, इसीलिए टाइम मुझे लगता है। ठीक है ना। तो आप लोगों के मैसेज का स्वागत है, लेकिन मैं अपनी पद्धति नहीं बदलूंगा। कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो कीमती समय है, जो अन्य कामों से निकाल कर आप पढ़ाई में लगाते हैं, उसको मैं ज्यादा ना लूं। तो कैम्पबेल, हैवलॉक और ये विंडम जो था, इन्होंने किया था नेतृत्व। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप लोग जो समय निकालते हैं मेरे लिए, खास करके डेली 30 के ऊपर जो आप उपकार करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। तो उस समय को बचाने के लिए जो कि आपको वेब सीरीज में खर्च करना है, या बहुत सारी फिल्में आज नहीं आ रही, लेकिन पुराने सिलेबस को कवर करना है, बहुत सारे अन्य काम रहते हैं। व्हाट्सएप पे कम से कम 1000-1500 रोज मैसेज जो टाइप करने होते हैं। फेसबुक पे बहुत सारी डीपियां आपको चेंज करनी होती है, बहुत सारी डीपी। देखिए डीपियां शब्द मैंने अभी बना दिया है, माफ कीजिएगा, ऐसे शब्द होते नहीं है, क्योंकि आरो यारो हिंदी क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो उसमें मैं बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा। वो सब समय आप मत कम करिए, फेसबुक पे पूरा समय दीजिए, व्हाट्सएप पे बिल्कुल कोई कोताही मत बरतिए, वीडियो कॉल को करिए, व्हाट्सएप को इतना चलाइए कि व्हाट्सएप को लगे कि हाँ मेरी वैल्यू है आपके मोबाइल में। और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जितने भी ऐप हैं सब डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ पे समय कम कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ।
ठीक है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किससे संबंधित है? कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम सुना है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि ये समय था 1867 का, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका, और 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन के माध्यम से आम जनता में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करने वाले थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये बनारस में इन्होंने ऐसा किया, वहीं के ये रहने वाले थे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये रचनाएं भी पूछी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान सुमिलित करने में कई बार पूछा गया है। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1920 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1898 ईस्वी में बनारस में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका किससे संबंधित थी? तहजीब उल अखलाक नामक जो पत्रिका है, ये सर सैयद अहमद खां से संबंधित थी। तहजीब उल अखलाक जो ये पत्रिका थी, इसमें मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये ध्यान रखिएगा। और कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद भी ये उसमें प्रकाशित करते थे। और उर्दू और अंग्रेजी की द्विभाषी पत्रिका के रूप में इन्होंने ये पत्रिका भी निकाली थी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अगला फैक्ट है, सर सैयद अहमद खां। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सैयद अहमद खां का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। ये वाला हुआ गड़बड़ है, ये वाला हुआ अगर होता तो सही हुआ होता, ठीक है ना। अगर ये वाला हुआ होता तो सही हुआ होता। तो सर सैयद अहमद खां का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में नहीं हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, असबाबे बगावते हिंद इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछी जा सकती है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। सैयद खानदान था वहां का, तो वहीं पे उसको सादात खानदान भी कहते हैं। मुस्लिम शिक्षक, विद्वता, लेखक, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर काफी इन्होंने लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शिव दयाल साहब द्वारा आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई। शिव दयाल साहब द्वारा आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई, बिल्कुल सही। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। एक दायरा है यूपीएससी का हर एक का, वो दायरा आप जिस दिन पकड़ लेंगे, पहचान जाएंगे कि बस यही वाला है, यही है वो जहां से प्रश्न आते हैं, बस सही हो जाएगा सब कुछ। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कहां का विद्रोह किया था? कानपुर में। यहां पर क्या दिया है? मेरठ में। तो ये गलत हो गया, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? ढूंढू पंत। ढूंढू पंत इनका मूल नाम था। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन करेक्ट। अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का, भारतीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद। मैं फालतू पढ़ रहा हूँ क्या? ये तीनों के तीनों थे, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इन तीनों ने किया था, उपयुक्त सभी ने, ठीक है ना। और इसके अलावा कौन थे? जानकीनाथ हुए इसमें, जानकीनाथ भी थे, जानकीनाथ घोषाल, और भी लोग थे। तो जानकीनाथ घोषाल भी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये सब उसमें शामिल थे। अब आगे शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर पे। आपके टाइम को हम खाते हैं, करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल फाइटर जेट की अधिकतम एकल लड़ाकू रेंज क्या है? कितना दूर तक ये लड़ सकता है? कहां से खरीदा गया है? मैंने बताया था, कमेंट करके बताइएगा। ये लड़ सकता है 1850 किलोमीटर 1.8 मैक की गति से। इसकी गति भी ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। 1.8 मैक की गति से 1850 किलोमीटर तक लड़ सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में एक नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया है, जिसे पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा? उत्तराखंड में देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गौचर मार्ग, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है,
उस पर एक सस्ती हेलीकॉप्टर सेवा के तहत पूरे देश का आम नागरिक उड़ान परियोजना के तहत कनेक्टिविटी को डेवलप करते हुए एक हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया है। तो ये उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जो ये पवन हंस लिमिटेड है, ये हेलीकॉप्टर का संचालन करती है और 3 दिन ये सेवाएं रहेंगी, सोम, बुध और शुक्र। तो आपको जाना होगा हेलीकॉप्टर से, तो आप चले जाइएगा, सेवाएं हैं वहां पर। अगला जो प्रश्न है, अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है, मंदिर के आगे मस्जिद लोग भूल गए। और प्रश्न यहीं से आएगा जो आप भूल जाते हैं। प्रश्न तो वही आता है जो आप भूल जाते हैं, तभी तो दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि मैं भूलने नहीं दूंगा। अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट का जो गठन किया गया है, उसका नाम है, क्या नाम है? पहले ही पूरी बात सुनिए। 9 नवंबर को यह फैसला आया था ना, पिछले साल 2019 में, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले में जो उच्चतम न्यायालय का आदेश आया, उसके तहत एक ट्रस्ट का गठन किया गया। और ये जो ट्रस्ट गठित किया गया, इसका नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ट्रस्ट के सचिव आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा एक नए सोशल मीडिया कानून को मंजूरी दी गई है? ये जो मंजूरी दी गई है, इसके तहत सेंसरशिप की बढ़ती चिंताओं के बावजूद अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया को विनियमित करने की शक्ति जो है वो बढ़ा दी गई है। और ये जो नया कानून बनाया गया है, फेसबुक और ट्विटर जैसी जो प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इनके लिए इन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सामग्री के विरुद्ध शिकायत से निपटने हेतु प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करना आवश्यक कर दिया गया है। अगर आप हमारे यहाँ कार्यालय नहीं बनाओगे तो हम आपको ये चलाने नहीं देंगे। और ऐसा करने वाला देश है तुर्की, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चीन की तरफ तो मत जाइए, चीन में तो सब वैसे ही, उनका जो खुद का है वही वो चलाते हैं, दूसरे का वो ना कुछ चलाते हैं, बस अपना सब हर जगह चलवाते हैं, है ना। ये चीनी बड़े खतरनाक होते हैं। चीनी जितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, मीठा शुगर, उससे ज्यादा ये पूरे विश्व के लिए हानिकारक है चीनी लोग। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्रवासी समूह कौन सा है? हम भारतीय हैं और हमको गर्व है, क्योंकि हम कहीं भी सेंध मार सकते हैं और कहीं भी जाके नागरिक बन सकते हैं। कई बार हम नागरिक इसलिए बनते हैं कि हमको वहां पे जमीन खरीदनी होती है, शादी वादी सब करके वहां पे नागरिक वागरिक बन के फिर तलाक भी हो जाता है, पूरा एक डील होती है, लाखों रुपए का पैकेज उसमें दिया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। कौन देगा? लड़की को देगा, लड़का देगा। और है मेरे परिचित कुछ लोग जिन्होंने ऐसा किया है, उनका व्यवसाय है। तो इस तरीके से ये भारतीय जो हम हैं, हमारे भारतीय भाई बंधु 2019-20 में 38,000 से अधिक बंधुओं ने और बहनों ने भी, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की। सेकंड स्थान पर रहा ब्रिटिश लोग रहे, ब्रिटेन रहा 25,011, और चीनी रहे 14,764 के साथ तीसरे स्थान पर, पाकिस्तानी 5वें स्थान पर। तो इस तरीके से रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाके वहां पे नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया? चलिए मैं गैस करवाता हूं आपको। हिंद महासागर में स्थित देश है। और यहाँ के, अब बचेगा क्या, मैं बता ही दूंगा तब क्या बचेगा। प्रविंद जगन्नाथ का नाम सुना है? वो वहां के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय अनुदान सहायता से वहां का सुप्रीम कोर्ट निर्मित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्मित हुआ है वो पोर्ट लुइस में हुआ है, और पोर्ट लुइस उस देश की राजधानी है। अब बचा क्या? मॉरिशस है ये। इतना बताने के बाद अगर जिसको भी आंसर नहीं आया है, वो थोड़ा सा कुछ, वो होता नहीं है कुछ यादगीर और इस टाइप का कुछ आता है ना, सिरप वगैरह, वो पिए, थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाए, और अखरोट वगैरह खाए, बादाम का सेवन करें, बादाम तेल वगैरह का, तो उसका ये सब बढ़ जाएगा। क्योंकि इतना बताने के बाद अगर नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना। नकल तो ऐसी होनी चाहिए। एक बार परीक्षा चल रही थी, सुना दो कहानी। एक बार परीक्षा चल रही थी, तो उसमें एक लड़के ने पूछा, ए सर सर, ए सर, जापान की राजधानी क्या है? गुरुजी ने उसकी तरफ आंख ताना, बेवकूफ कहीं के, एक बार टोक्यो तो टोक्यो, दोबारा ना टोक्यो, ने तो इतने डंडे मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा। लड़का होशियार था, मुस्कुराया, गुरुजी आगे बढ़े, उसने लिख दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो लड़का होशियार था, हो गया काम। लेकिन अगर लड़का होशियार ना होता तो नकल कहां हो पाती? ऐसे बनिए। अगला जो प्रश्न है,
राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच किस बेस पर उतरा है? एयर फोर्स बेस की मैं बात कर रहा हूं, और ये उतरा है अंबाला एयर फोर्स बेस। अंबाला कहाँ है? अंबाला स्थित है हरियाणा में। और लड़ाकू विमानों को जो उतारा गया है, और भारतीय वायुसेना के पायलटों के द्वारा जेट विमानों को मिड एयर रिफ्यूलरों की मदद से 60 घंटे तक उड़ाया भी गया यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे उतरा है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि पहला खेप उतरा है राफेल फाइटर जेट का। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है और सेकंड लास्ट है, मुस्कुराइए कि आप डेली 30 कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप बीओ का बीओ का एग्जाम होने वाला है, कोई दो राय नहीं है, टलने वलने का मत कीजिएगा। जो आज से क्लासेस पढ़ना चालू हो गई, लास्ट हफ्ते में खूब रिवीजन करा दूंगा आपका, जो भी मैंने कहा था वो सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आप कोताही मत बरतिएगा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने वाला पहला विद्युत उत्पादक कौन है? पहला जो विद्युत उत्पादक है वो बन गया है सेम्बकार्प एनर्जी इंडिया। जो ये सेम्बकार्प मूल रूप से कंपनी है, ये सिंगापुर की कंपनी है, लेकिन इसका जो एक आप समझ सकते हैं इंडिया का ब्रांच है सेम्बकार्प एनर्जी इंडिया। ठीक है। सिंगापुर स्थित है सेम्बकार्प इंडस्ट्री, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है सेम्बकार्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसने अपनी नवीनतम 800 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा की है, और ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित पवन नीलामियों में प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं को चालू करने वाला पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक बन गया है, जिसने अपना ये पहला उत्पादक इसलिए बन गया, उसने जितना भी कहा था वो सब लक्ष्य पूरा कर लिया है ना, उस परियोजनाओं को कंप्लीट कर लिया है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केयर इंडिया लिमिटेड मत टिक कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है। तो बीओआरओ और यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो जो जिस डेट में है उसी में होगा एग्जाम, आप भटकिएगा नहीं। अगर कोई उसमें आपको सहायता चाहिए तो 6307281212 कोई भी टेस्ट सीरीज, या कई लोग सोच रहे हैं सहायता क्यों बोल रहे हैं फिर बता रहे हैं टेस्ट सीरीज, पैसा वैसा कमाने की बात कर रहे हैं। 1500 रुपए में आप मुझे कोई सल्तनत नहीं दे दे रहे हैं, ये बुरा मत मानिएगा। ये एक टीम वर्क होता है, इसलिए ये आपसे लेना पड़ता है, क्योंकि एक टीम काम करती है, उनके भी खर्चे हैं। तो वो इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि उस टीम में मैं भी शामिल हूं। कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर पहले आप पैसे नहीं लेते थे, अब ले रहे हैं। पहले मैं इतनी सुविधाएं भी तो नहीं देता था, और आप सुविधाओं का लाभ उठाएंगे तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा ये पैसे भी नहीं है, क्योंकि वो टीम वर्क है। मैं अकेले करूं, ठीक है, मैं डेली 30 में कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं आपसे। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि यूट्यूब तो आपको बहुत दे रहा है। हाँ, अभी मैंने एक गाड़ी खरीदी है लैंड रोवर, यूट्यूब की कमाई से। अभी नंबर भी नहीं पड़ा है, कल फोटो डाल दूंगा। ठीक है। सच मत मान लीजिएगा, प्लास्टिक वाली लैंड रोवर भी नहीं आएगी। लैंड रोवर का जो खिलौना भी आएगा ना, उतनी कमाई यूट्यूब कराता है। तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया है? ठीक है। हाँ, तो ये नंबर जो है इस पे आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या क्रैश कोर्स हमारे चल रहे हैं, हिंदी का क्रैश कोर्स है RO का, या अन्य कोई भी है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए IS प्रेप अकेडमी का। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया है? तो CSIR इसमें शामिल है और विज्ञान भारती है। CSIR, विज्ञान भारती, और इसमें जोड़ दीजिए IIT कानपुर, नहीं IIT दिल्ली ही जोड़ दीजिए, IIT दिल्ली, IIT डी। तो IIT दिल्ली, CSR और विज्ञान भारती, इन तीनों ने मिलकर जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड जो है उसने उन्नत भारत अभियान को लागू करने के लिए समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ, और इसमें ये सब मिलकर काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। और बाकी ट्राइफेड के बारे में आप जानते हैं, है ना, आदिवासी उद्यमियों के लिए ये कार्य करता है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म जरा बता दीजिएगा। ठीक है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म बताइएगा। ये वाला ट्राइफेड हम पूछ रहे हैं, कुछ हाथ पांव आप चलाएंगे तो ठीक रहेगा। तो ये समाप्त हुआ आपका संकट, और मुझे भी मिली फुर्सत। अब मैं भी जा रहा हूँ समाप्त करके इसको, कुछ और काम धाम करूंगा, क्योंकि आप लोग तो काम करने से मुझे छुट्टी देते नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी पढ़ते रहिएगा।